हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द लीगल सागा। आज हम फिर एक नया एक्ट पढ़ेंगे। यह एक्ट है द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट ऑफ 1956। इस एक्ट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट जो है वो एडॉप्शन के बारे में बात करता है और दूसरा पार्ट जो है वो मेंटेनेंस के बारे में बात करता है। जब हम बात करते हैं एडॉप्शन के लिए तो चैप्टर सेकेंड जो है इस एक्ट का वो एडॉप्शन को डील करता है, सेक्शन 5 से सेक्शन 17 तक। चैप्टर 3 जो है इस एक्ट का वो मेंटेनेंस को डील करता है, सेक्शन 18 से लेके 28 तक। इस एक्ट में एडॉप्शन की कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं दी गई है, बाकी मेंटेनेंस की डेफिनेशन जरूर दी गई है। अब एडॉप्शन होता क्या है? वेल, एडॉप्शन की ऐसे कोई लीगलाइज डेफिनेशन तो नहीं है, बट मनुस्मृति में एडॉप्शन को डिफाइन किया गया है। मनुस्मृति स्टेट करता है टेकिंग समवन एल्स सन एंड रेजिंग हिम एज वंस ओन। मनुस्मृति में सिर्फ सन, किसी और के बेटे को अडॉप्ट करना वॉज द एडॉप्शन, यानी कि उस जमाने में लड़कियों को अडॉप्ट करना वॉज नॉट परमिसेबल। सिर्फ आप किसी के बेटे को या लड़के को अडॉप्ट कर सकते थे। ये एक चेंज आया है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में। इस एक्ट में ये सन की जगह आ गया है वर्ड चाइल्ड। जब हम बात करते हैं चाइल्ड की तो इसमें दोनों जेंडर आ जाते हैं, सन एज वेल एज डॉटर। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग आप सन को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, यानी किसी लड़के को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, डॉटर यानी किसी लड़की को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं कैपेसिटीज ऑफ द पर्सन टू गो फॉर द एडॉप्शन। क्या क्या ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती है जिसके बाद ही एडॉप्शन प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं क्या रिक्वायरमेंट्स है वैलिड एडॉप्शन की, जो सेक्शन 6 में दी गई है। सेक्शन 6 बात करता है कि वैलिड एडॉप्शन के लिए चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो कि है कैपेसिटी। कैपेसिटी ऑफ द पर्सन हु इज टेकिंग द एडॉप्शन, यानी जो पर्सन एडॉप्शन ले रहे हैं वो इतने कैपेबल इनफ हो कि वो एडॉप्शन को ले सकते हैं, वो बच्चे की देखरेख कर सकते हैं। दूसरा, कैपेसिटी ऑफ द पर्सन टू गिव द परमिशन ऑफ एडॉप्शन। आप जिसके बच्चे को एडॉप्शन के लिए ले रहे हैं वो कैपेबल इनफ हो कि वो आपको परमिशन दे सकते हैं, मतलब वो पर्सन अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। द पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड बिफोर गिविंग द परमिशन ऑफ एडॉप्शन। एंड द लास्ट वन इज कैपेबिलिटी ऑफ द चाइल्ड हु इज गेटिंग द एडॉप्टेड। वो चाइल्ड कैपेबल इनफ हो कि वो एडॉप्शन के लिए प्रोसेस के लिए हो सके, मतलब कि वो एडॉप्ट हो सके। तो यहाँ पे कैपेसिटी सबसे ज्यादा बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि वो पर्सन, यानी कि दोनों पार्टी, जो पर्सन एडॉप्शन प्रोसेस कर रहे हैं, जो अडॉप्ट करना चाहते हैं और जो चाइल्ड अडॉप्ट हो रहे हैं, दोनों ही हिंदू होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लॉ हिंदू लॉ को गवर्न करता है, हिंदू एडॉप्शन को गवर्न करता है। इसलिए दोनों पार्टी का हिंदू होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बताया गया था कुमार सुरसेन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, AIR 2008 पटना 24 में। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है रिकॉर्ड्स ऑफ गिविंग एंड टेकिंग ऑफ सेरेमनी, यानी कि जो एडॉप्शन के लिए जो चाइल्ड है, एक पार्टी वो चाइल्ड को दूसरे पार्टी को दे रही है और जो दूसरी पार्टी है वो चाइल्ड को ले रही है, यानी कि गिविंग एंड टेकिंग हो रहा है और उसका एक प्रॉपर फॉर्मल रिकॉर्ड होना चाहिए कि ये प्रोसेस हुआ है। ये बताया गया था सुप्रीम कोर्ट के एक केस में, M गुरदास वर्सेस रासा रंजन, AIR 2006। ये सुप्रीम कोर्ट का केस है जिसमें ये बोला गया था कि ये ऑफिशियल रिकॉर्ड होना चाहिए द सेरेमनी ऑफ गिविंग एंड टेकिंग का। फिर है सबसे बड़ा, इसके बाद जो सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है, क्या लुनेटिक चाइल्ड एडॉप्शन के लिए अप्लाई हो सकते हैं, यानी कि अगर कोई चाइल्ड लुनेटिक है तो क्या वो एडॉप्ट हो सकते हैं। तो देवगोंडा रेगोंडा पाटिल वर्सेस श्याम गोंडा रेगोंडा पाटिल, ये बॉम्बे का केस था। इस केस में कोर्ट ने ये बोला कि लुनेटिक के ऊपर कोई बार नहीं एडॉप्शन का, अगर कोई चाइल्ड लुनेटिक है तो वो भी एडॉप्ट हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कैपेसिटी ऑफ अ मेल हिंदू टू टेक इन द एडॉप्शन। इस सेक्शन में मेल और फीमेल दोनों की अलग अलग कैपेसिटीज बताई गई है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स बताए गए हैं जो होने चाहिए एडॉप्शन के टाइम पे। तो सबसे पहला और बेसिक क्राइटेरिया है कि एज ऑफ मैच्योरिटी, जो भी मेल है उनकी मैच्योरिटी एज होनी चाहिए, तभी वो एडॉप्शन कर सकते हैं। दूसरा है ऑब्वियसली वो साउंड मार्क के होने चाहिए, कोई पागल इंसान एडॉप्शन प्रोसेस नहीं कर सकता है।
द थर्ड वन इज कंसेंट ऑफ वाइफ। अगर उनकी पत्नी है तो पत्नी की रजामंदी होना बहुत जरूरी है। अगर पत्नी ने ना कर दिया तो फिर वो एडॉप्शन नहीं कर सकते। और मान लीजिए एक से ज्यादा पत्नी है तो दोनों ही पत्नी की परमिशन लेना, और परमिशन जब तक यस नहीं होता है दोनों ही वाइफ की साइड से, तब तक एडॉप्शन नहीं हो सकता। एक केस था भोला एंड अदर्स वर्सेस रामला एंड अदर्स। इस केस में ये हुआ था, ये जो पर्सन थे उन्होंने अडॉप्ट, इनकी दो शादी हुई, इनको एक बच्चा अडॉप्ट करना था। तो इनकी जो फर्स्ट बीवी थी वो घर छोड़ के जा चुकी थी, डाइवोर्स नहीं हुआ था, बस वो नॉर्मली घर छोड़ के जा चुकी थी। दूसरी बीवी से इन्होंने परमिशन ले ली, दूसरी बीवी ने हाँ कर दिया। कोर्ट में केस गया, क्वेश्चन अराइज हुआ कि फर्स्ट वाइफ जो घर छोड़ के जा चुकी थी तब उनसे परमिशन लेना क्यों जरूरी था। तो कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दिया कि घर छोड़ के जा चुकी थी लेकिन वो डेड नहीं थी, 7 साल तक आप उनसे अलग नहीं थे। अगर कोई पर्सन घर छोड़ के चला जाता है और आपको इंसान के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होती तब भी आपको 7 साल वेट करना पड़ता है ये डिक्लेयर करने के लिए कि वो इंसान डेड है। तो ये कंडीशन भी नहीं था, उनका डाइवोर्स भी नहीं हुआ था। तो इस क्राइटेरिया में ये माना गया कि ये जो एडॉप्शन है ये नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक फर्स्ट वाइफ परमिशन नहीं देगी तब तक एडॉप्शन वैलिड नहीं माना जाएगा। इसके अलावा ने कोर्ट में यही जजमेंट देते हुए एक एग्जेम्पशन भी दिया था कि इन केस अगर वाइफ संन्यास ले लेती है या फिर अपना धर्म बदल लेती है, हिंदू धर्म से किसी और धर्म में चली जाती है, तो परमिशन लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जो एक्ट है ये सिर्फ हिंदू लोगों पे ही डील करता है, हिंदू लोगों के लिए ही है। तो अगर धर्म बदल लेती है, संन्यास ले लेती है, संन्यास लेना यानी कि दुनिया को त्याग देना, तो दोनों ही केस में उनकी परमिशन लेना जरूरी नहीं है। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 8 जो डील करता है हिंदू फीमेल टू अडॉप्ट। ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट्स है जो हिंदू फीमेल को फॉलो करनी पड़ती है एडॉप्शन के टाइम पे। तो सबसे पहली जो कॉमन रिक्वायरमेंट है मेल और फीमेल दोनों के लिए वो है मैच्योरिटी एज। तो फीमेल भी एक मेजोरिटी एज की होनी चाहिए, साउंड माइंड की होनी चाहिए। इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है ये है कि एक फीमेल अगर अनमैरिड है, डाइवोर्स है या फिर विडोड है तो वो तीनों कंडीशन में एडॉप्शन कर सकती हैं। बस उस टाइम पे जरूरी ये है कि उनका उस टाइम पे खुद का कोई बच्चा नहीं होना चाहिए, इधर सन और डॉटर दोनों में से कोई भी खुद का अगर उनका चाइल्ड नहीं है और वो एडॉप्शन करना चाहती है तो वो तीनों क्राइटेरिया में एडॉप्शन कर सकती है। बट इनकेस अगर उनका हस्बैंड है तो उनको हस्बैंड की परमिशन लेना जरूरी है, अगर हस्बैंड परमिट करते हैं तभी वो एडॉप्शन कर सकती है। ये सारे क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस किया गया था घीसालाल वर्सेस धापूबाई AIR 2011 सुप्रीम कोर्ट का केस था। इस केस के जजमेंट के टाइम पे कोर्ट ने डिसीजन देते हुए बोला था कि एक वुमेन अगर वो विडो है, डाइवोर्स है, अनमैरिड है तो वो एडॉप्शन कर सकती है, बट लेकिन रिक्वायरमेंट ये है कि उस टाइम पे उनके पास खुद का कोई बच्चा नहीं होना चाहिए। अगर उनका हस्बैंड है तो उनको हस्बैंड से परमिशन लेना जरूरी है, लेकिन अगर हस्बैंड रिनाउंस कर चुके हैं वर्ड को या फिर कन्वर्ट कर चुके हैं अपना रिलीजन को या फिर अनसाउंड माइंड के या फिर ऐसी कोई भी इश्यूज है तो फिर उनको हस्बैंड की परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन पढ़ते हैं जिसमें हम बात करेंगे कि कौन एडॉप्शन की परमिशन दे सकता है, यानी कि आप परमिशन देने के लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, वो कौन से पेरेंट्स या फिर गार्जियंस होते हैं जो पर्सन एडॉप्शन के लिए इंटरेस्टेड होता है उनको परमिशन दे सकता है। अब हम बात करते हैं उन बेसिक क्राइटेरिया की जब गार्जियन परमिशन दे सकता है एडॉप्शन के लिए। जब भी गार्जियन को परमिशन देना होगा किसी बच्चे के एडॉप्शन के लिए तो सबसे पहले उनको कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। अब कोर्ट उसमें क्या देखेगा, कोर्ट सबसे पहले ये देखेगा कि क्या वो चाइल्ड के वेलफेयर और बेनिफिट के लिए है। अगर कोर्ट इस बात से सेटिस्फाई हो जाएगा कि वो चाइल्ड के वेलफेयर और बेनिफिट के लिए है तो कोर्ट उनको परमिशन दे देगी एडॉप्शन के रिगार्डिंग। अब हम क्राइटेरिया देख लेते हैं। सबसे पहला, बायोलॉजिकल पेरेंट्स आर डेड। अगर चाइल्ड के बायोलॉजिकल पेरेंट्स की डेथ हो गई है, दोनों ही बायोलॉजिकल पेरेंट्स की, तब गार्जियन के पास राइट रहता है कि वो चाइल्ड को एडॉप्शन के लिए दे सकते हैं। दूसरा क्राइटेरिया है कि दोनों ही पेरेंट्स ने वर्ल्ड को रिनाउंस कर लिया है, यानी कि उन्होंने वर्ल्ड से संन्यास ले लिया है। थर्ड क्राइटेरिया इज लॉस्ट देयर माइंड। दोनों ही पेरेंट्स ने दिमागी तौर से पागल हो चुके हैं या फिर कोई मेंटल इलनेस हो चुकी है या फिर अबॉर्डेंट द चाइल्ड। अगर उन्होंने चाइल्ड को छोड़ दिया है तो इन चारों क्राइटेरिया में गार्जियन के पास राइट हो जाती है कि वो चाइल्ड के एडॉप्शन की परमिशन दे सकते हैं। अब हम देखते हैं सेक्शन 11, पर्सन हु कैन बी अडॉप्टेड। ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जो अडॉप्ट हो सकते हैं। सबसे पहला है कि वो हिंदू होना चाहिए, क्योंकि ये एक्ट हिंदू लॉ को डील करता है तो डेफिनेटली दोनों ही पार्टी का हिंदू होना जरूरी है। दूसरा है
नॉट ऑलरेडी अडॉप्टेड, यानी कि उनका पहले कभी अडॉप्शन नहीं होना चाहिए। ये सेम क्राइटेरिया इधर भी है। अगर कोई अडॉप्टिव पेरेंट्स है जिन्होंने एक बार बच्चे को अडॉप्ट कर लिया है तो वो उस बच्चे की परमिशन नहीं दे सकते अडॉप्शन के लिए। अगर किसी पेरेंट्स ने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया है तो वो बच्चा री अडॉप्शन के लिए कभी भी नहीं जा सकता है। तो ये क्राइटेरिया दोनों ही के लिए है, फॉर गिविंग एडॉप्शन एंड एज वेल एज हु कैन बी अडॉप्टेड। तीसरा कंडीशन है वो बच्चा मैरिड नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी किसी कस्टम्स में देखा गया है कि मैरिज के बाद भी अडॉप्शन हो सकते हैं, तो उन कस्टम्स में इसको एक एक्सेप्शनल ले सकते हैं। बाकी वो मैरिड नहीं होना चाहिए। लास्ट कंडीशन जो कि एज है, तो एज इसमें दी गई है 15 साल। जो भी बच्चा है 15 साल से छोटा होना चाहिए या फिर 15 साल का होना चाहिए, 15 साल से बड़ा नहीं होना चाहिए एडॉप्शन के लिए। अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे जाते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 11, जो बात करता है कंडीशंस फॉर वैलिड एडॉप्शन। ये जो कंडीशन ही डिपेंड करते हैं जेंडर के बेसिस में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडॉप्शन ऑफ सन। अगर हम एक सन को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए 3 बेसिक क्राइटेरिया होनी चाहिए। सबसे पहले कि आपके घर में पहले कोई सन था ही नहीं, ना ही ग्रैंडसन है, ना ही ग्रैंडसन है और ना ही आपका कोई सन है। अगर इन तीनों में से कोई भी आपके पास नहीं है किसी भी फॉर्म में, लेजिटिमेट, इलेजिटिमेट या फिर अडॉप्टिव, तभी आप सन को अडॉप्ट करने के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एडॉप्शन ऑफ डॉटर। इसमें डॉटर और ग्रैंड डॉटर अगर आपके घर पे नहीं है, चाहे वो लेजिटिमेट हो, इलेजिटिमेट हो या फिर अडॉप्टिव हो, तो फिर आप एडॉप्शन ऑफ डॉटर के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन जो आता है वो एडॉप्शन ऑफ फीमेल चाइल्ड बाय मेल। अगर कोई मेल फीमेल चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाहता है या फिर कोई फीमेल मेल चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाहती है, दोनों ही क्राइटेरिया में ये एसेंशियल रिक्वायरमेंट है कि जो चाइल्ड है और उनके जो एडॉप्टिव पेरेंट्स है उनके बीच में 21 ईयर्स ऑफ एज डिफरेंस होना कंपलसरी है। अगर 21 ईयर से 1 ईयर का भी एज डिफरेंस है, फॉर एग्जाम्पल 20 है या फिर 19 है, तो भी आप एडॉप्शन नहीं कर सकते। इससे रिलेटेड एक केस था नेवी चंद शांतिलाल पाटनी वर्सेस बसंती बाई, ये बॉम्बे का केस था। इस केस में ये हुआ था, जो पर्सन थे वो एक चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाहते थे और दोनों के बीच में जो एज डिफरेंस आ रहा था वो था 19 ईयर्स का। तो कोर्ट ने यहाँ पे उनकी अपील को रिजेक्ट कर दिया था, ये बोलते हुए कि जो बेसिक एज होना चाहिए, एज डिफरेंस होना चाहिए, वो होना चाहिए 21 ईयर्स। अगर उससे 1 साल भी कम है तो भी एडॉप्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ एडॉप्शन। एक बार अगर आपने किसी चाइल्ड को अडॉप्ट कर लिया तो इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? इसके इफेक्ट्स बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कि एक नेचुरल चाइल्ड के होते हैं, जैसे कि एक नेचुरल पेरेंट्स के होते हैं, जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं। आपका पूरा 100% राइट होता है उस चाइल्ड के, उसका केयर टेक करने के लिए, उसके लिए डिसीजंस लेने के लिए। सेम वे चाइल्ड का पूरा राइट होता है पेरेंट्स पे, पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे, उनके नीड्स जो भी उनको चाहिए उस चीज की डिमांड करने के लिए। नेचुरल सन्स एंड डॉटर और अडॉप्टिव सन्स एंड डॉटर की राइट्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ऐसा एक केस था बासावरजप्पा वर्सेस गुरु बसावा। इस केस में यही बोला गया था कि एक नेचुरल चाइल्ड के पास जो राइट होते हैं, सेम राइट अडॉप्टिव चाइल्ड के पास भी होते हैं और इनफैक्ट उनको सेम हिंदू लॉ, हिंदू प्रोसीजर, हिंदू कस्टम्स एंड ड्यूटीज को फॉलो करना पड़ता है। इनफैक्ट जो सपिंडा वगैरह होता है वो सेम चीज उनके लिए भी एप्लीकेबल हो जाती है। नेक्स्ट केस था देवगोंडा रेगोंडा पाटिल वर्सेस श्यामगोंडा रेगोंडा पाटिल। ये बॉम्बे का केस था। ये केस था रिगार्डिंग प्रॉपर्टी। इस केस में बोला गया था कि अगर आप किसी चाइल्ड को अडॉप्ट करते हैं तो जैसे प्रॉपर्टी इनहेरिट हो जाती है आपके नेचुरल चाइल्ड को, सेम वे में प्रॉपर्टी इनहेरिट होगी आपके अडॉप्टिव चाइल्ड को। सेक्शन 13 जो है वो डेफिनेटली बात करता है कि अगर कोई पेरेंट, अडॉप्टिव पेरेंट, अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज करना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ विल या गिफ्ट टू समवन एल्स रेदर देन टू दैट अडॉप्टिव चाइल्ड, तो वो एक एग्जेम्पशन है कि इसके थ्रू वो कर सकते हैं। बाकी सेम राइट्स, सेम ड्यूटीज नेचुरल पेरेंट्स और बायोलॉजिकल पेरेंट्स और उनकी चाइल्ड की रहती है, सेम एप्लीकेबल रहता है अडॉप्टिव पेरेंट्स और अडॉप्टिव चाइल्ड के लिए। अडॉप्टिव मदर कही जाएंगी। तो सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि अगर फादर किसी चाइल्ड को अडॉप्ट करता है तो उसके लिए सबसे कंपलसरी क्राइटेरिया ये रहता है कि उनको अपनी वाइफ से परमिशन लेनी पड़ती है। अगर वाइफ कंसेंट देती है तभी वो अडॉप्शन कर सकते हैं।
तो अब ऐसा माना जाता है कि अगर वाइफ ने परमिशन दी है तो शी विल बी दी एडॉप्टिव मदर। ऐसा मान लिया जाएगा कि वो चाइल्ड की मदर वो हस्बैंड की वाइफ रहेगी। नेक्स्ट क्राइटेरिया ये है कि अगर मल्टीपल वाइफ्स हैं, अगर किसी पर्सन की मल्टीपल वाइफ्स है तो ऑब्वियसली उनने सारी वाइफ से परमिशन लिया होगा, सबका कंसेंट होगा तो ही एडॉप्शन प्रोसेस हो सकता है। तो इसमें जो सबसे सीनियर वाइफ रहेंगी वो एडॉप्टिव मदर मानी जाएंगी और इसके बाद जो बाकी वाइफ्स रहेंगी वो स्टेप मदर मानी जाएंगी उस बच्चे की। फिर है कि अगर किसी पर्सन ने अपने विडोहुड या फिर बैचलरहुड के टाइम पे कोई बच्चे को एडॉप्ट किया है और उसके बाद उन्होंने शादी की, दिस वन इज एप्लीकेबल बोथ फॉर मेल एज वेल एज फीमेल। अगर उसके बाद उन्होंने शादी की तो जिनसे वो शादी करेंगे उनके जो पार्टनर रहेंगे वो उस बच्चे के स्टेप फादर या फिर स्टेप मदर माने जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 15 की, जो कैंसिलेशन ऑफ वैलिड एडॉप्शन है। क्या एडॉप्शन होने के बाद वो कैंसिल हो सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। इस केस में हुआ यूं था कि जो पार्टीज थे उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ था रिगार्डिंग एडॉप्शन। तो कोर्ट ने ये बोला था कि पार्टी को प्रूव करना पड़ेगा कि गिविंग एंड टेकिंग ऑफ चाइल्ड सेरेमनी हुआ था। अगर ये चीज प्रूव हो जाती है तो ये एडॉप्शन मान लिया जाएगा। इसके बाद जो लास्ट केस है वो है एना त्रिवेदी वर्सेस डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। ये आनंद का केस था गुजरात का, जिसमें ये बोला गया था कि एक डिस्प्यूट अराइज हुआ था पार्टीज के बीच में रिगार्डिंग एडॉप्शन, लेकिन यहाँ पे जो वुमेन जिन्होंने अडॉप्ट किया था चाइल्ड को उनके पास पूरे लीगल डॉक्यूमेंट्स थे इन रिटर्न। तो कोर्ट ने बोला था कि उनके पास पूरे फुल प्रूफ डॉक्यूमेंट्स है जो कि रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है, तो जजमेंट लेडी के फेवर में आया था। अब हम बात करते हैं लास्ट सेक्शन ऑफ एडॉप्शन, दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ पेमेंट। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि इंसान का खरीदना या बेचना, इस चीज को बैन करने के लिए और या फिर ये एक्ट को इस तरीके से मिसयूज ना हो पाए एडॉप्शन के नाम पे, इसके लिए पेमेंट जो अगर एडॉप्शन से रिलेटेड अगर आप पेमेंट देते हैं या फिर कोई भी सामने वाला पार्टी एडॉप्शन से रिगार्डिंग पेमेंट ले रहा है तो वो वैलिड एडॉप्शन नहीं माना जाएगा और वो गैर कानूनी माना जाएगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो इम्प्रिजनमेंट होगा 6 मंथ्स के लिए या फिर उनके ऊपर फाइन भी इम्पोज हो सकता है या फिर उनको दोनों ही पनिशमेंट एप्लीकेबल रहेगी। तो ये था एडॉप्शन पार्ट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे मेंटेनेंस से रिलेटेड। I hope you like the videos. Do follow, subscribe and share the Legal Saga.